हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे हीलिंग स्टेजेस। जो फ्रैक्चर के टाइम कौन कौन से हीलिंग स्टेजेस फॉलो होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हीलिंग स्टेजेस का इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस, जिसमें फर्स्ट जो स्टेज है वो है इन्फ्लामेटरी स्टेज, सेकेंड स्टेज है ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन स्टेज, एंड थर्ड है सेलस फॉर्मेशन, एंड लास्ट है बोन रिमॉडलिंग। उसके बाद से हम लोग देखेंगे जो हीलिंग ऑफ बोन। बोन के हीलिंग में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, जिसमें प्राइमरी प्रोसेस एंड सेकेंडरी प्रोसेस हैं। तो अब शुरू करते हैं डिटेल्स में। फ्रैक्चर हीलिंग: when a bone is fractured, whether due to trauma, overuse, or disease, the body initiates a series of events to repair and restore the bone structure integrity. जब भी फ्रैक्चर होता है या किसी ट्रॉमा, ओवर यूज या डिजीज की वजह से, तो जो हमारी बॉडी है वो बहुत सारे इवेंट की सीरीज स्टार्ट कर जाती है, जिससे कि बोन मतलब रिपेयर और रिस्टोर होना शुरू हो जाता है, जिससे कि बोन के स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी को रिस्टोर किया जा सके। दिस रिमार्केबल नेचुरल प्रोसेस इन्वॉल्व वेरियस स्टेज and cellular activity that work together to bridge the gap and eventually return the bone to its strength। हाँ, तो जो ये नेचुरल प्रोसेस है इसमें बहुत सारे स्टेज होते हैं और सेलुलर एक्टिविटी साथ में मिलके एक ब्रिज जैसा काम करते हैं गैप को फिल करने में, जिससे कि बोन अपना जो भी ओरिजिनल शेप और स्ट्रेंथ है उसमें वापस आ जाए। अब डिफिनीशन देखते हैं। फ्रैक्चर हीलिंग इज अ कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच द ब्रोकन बोन रिपेयर इटसेल्फ एंड ग्रेजुअली रिटर्न टू इट्स नॉर्मल फंक्शन। हाँ, तो जो फ्रैक्चर है ये भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसमें ये होता है कि जो भी बोन टूटा होता है वो खुद से रिपेयर और धीरे धीरे अपने नॉर्मल फंक्शन में आना स्टार्ट हो जाता है। It involves several stages and typically takes several weeks to months depending on type and severity of fracture. Here are the जो इसमें बहुत सारे स्टेज इन्वॉल्व होते हैं और जो ये स्टेजेस होते हैं ये सप्ताह से महीनों तक का टाइम लेते हैं और ये डिपेंड करते हैं किस टाइप का फ्रैक्चर हुआ है और जो फ्रैक्चर का सिविरिटी है वो कैसा है, मॉडरेट है या हाई है, और जो फ्रैक्चर हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, कैसा हुआ है। जैसे कि या तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर हो सकता है या सिंपल फ्रैक्चर होता है, उसके अकॉर्डिंग जो भी टाइम लगता है टाइम लगता है उसके हिसाब से। तो कुछ अब स्टेज हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग पिक्चर में देख सकते हैं कि जो नॉर्मल बोन है यहाँ पे सब इंटैक्ट है, मतलब जो भी बोन के पार्ट्स हैं, ईपी5 जो भी पार्ट्स हैं, जो वेसल्स हैं वो सब इंटैक्ट हैं और प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही फ्रैक्चर होता है उसके बाद से हेमाटोमा एंड इन्फ्लेमेशन स्टेज स्टार्ट हो जाता है, एंड देन और धीरे धीरे और भी जो भी आने वाले प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाते हैं धीरे धीरे। अब जो फर्स्ट स्टेज है वो है हेमाटोमा फॉर्मेशन। तो इसमें क्या होता है वो देखते हैं। Immediately after bone fracture occur, blood vessels in the vicinity of the break are damaged, leading to a bleeding। जो ये हेमाटोमा फॉर्मेशन है ये तुरंत फ्रैक्चर के बाद स्टार्ट हो जाता है, जिसमें जो भी ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज हो गए होते हैं, उनका जो ब्लीडिंग होता है वो रुक जाता है। और हेमाटोमा इज अ लोकलाइज कलेक्शन ऑफ बर्न। अब हेमाटोमा क्या बोलते हैं कि इसमें जो भी वेसल्स डैमेज हुए हैं तो वहाँ पे जो भी ब्लड हैं, फ्लूइड्स हैं वो लोकलाइज हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे। इट फॉर्म अराउंड द फ्रैक्चर एरिया, और ये फ्रैक्चर के चारों तरफ हो जाएंगे। द हेमाटोमा सर्व एज अ स्कार फॉर द सब्सिक्वेंट हीलिंग प्रोसेस। अब जो हेमाटोमा फॉर्मेशन है ये स्कार फोल्ड की तरह वर्क करता है हीलिंग में। अब स्टेज जो सेकेंड स्टेज आता है वो है इन्फ्लामेटरी स्टेज। दिस इज अ इनिशियल फेज ऑफ हीलिंग एंड बिगिन इमीडिएटली आफ्टर द फ्रैक्चर अकर। हाँ, जो भी इन्फ्लामेटरी स्टेज है ये भी हीलिंग फ्रैक्चर के बाद स्टार्ट हो जाता है, ये भी एक इनिशियल
फेज है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि कहीं पे भी कोई भी इंजरी होती है तो सबसे पहले जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आता है। ब्लड वेसल्स एट द फ्रैक्चर साइट कंस्ट्रिक्ट टू कंट्रोल ब्लीडिंग। हाँ, जहाँ पे भी फ्रैक्चर होता है वहाँ पे ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो जाती है ताकि जो ब्लीडिंग है वो कंट्रोल हो सके। Followed by the release of inflammatory factors and immune cells, the inflammatory response help remove debris, bacteria and damaged tissue from the bacterial fracture site, creating a conductive environment for healing। हाँ, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हमने अभी बताया कि वो इम्यून रिस्पॉन्स है जिसमें जो भी फॉरेन पार्टिकल है या बैक्टीरिया या डैमेज टिश्यू है फ्रैक्चर साइट पे वो वहाँ से रिमूव होना स्टार्ट हो जाते हैं और जो मतलब हीलिंग का जो इन्वायरमेंट है उसको का एक अच्छा इन्वायरमेंट तैयार करते हैं। अब जो स्टेज थर्ड है वो है ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन। Within a few days after the injury, a specialized cell called fibroblast start producing collagen and other extracellular matrix components। हाँ, अब कुछ दिनों के बाद इंजरी के कुछ दिनों के बाद से कुछ स्पेशलाइज सेल होते हैं जैसे फाइब्रोब्लास्ट होते हैं वो कोलेजन को प्रोड्यूस करने लगते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक कंपोनेंट। हम लोग ये बोन के स्ट्रक्चर में पढ़ा है कि जो भी बोन होता है वहाँ पे कोलेजन एक्स्ट्रा सेलुलर आदि बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। दिस टिश्यू फॉर्म अ सॉफ्ट कैलस दैट ब्रिज द गैप बिटवीन द फ्रैक्चर बोन एंड। हाँ, ये जो टिश्यू फॉर्म सॉफ्ट टिश्यू फॉर्म हुआ है वो गैप के बीच में एक ब्रिज जैसा वर्क करते हैं। द सब सेलस स्टेबलाइज द फ्रैक्चर एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट ड्यूरिंग द हीलिंग प्रोसेस। हाँ, जब हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया रहता है तो उसमें जो ये सेलस हैं ये स्टेबलाइजर का काम करते हैं फ्रैक्चर में मैकेनिकल सपोर्ट देके। हाँ, अब जो फोर्थ स्टेज है वो है सेलस फॉर्मेशन। तो ड्यूरिंग दिस स्टेज स्पेशलाइज सेल कॉल्ड ऑस्टियोब्लास्ट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग collagen, a protein that form the initial soft callus around the fracture site. These cells provide stability and connect the broken bone fragment। हाँ, जो ये सेलस फॉर्मेशन हुआ है ये इसे हम लोग ऑस्टियोब्लास्ट के नाम से भी जानते हैं जो कि कोलेजन प्रोड्यूस करता है और एक प्रोटीन फॉर्म करता है जो कि सॉफ्ट कैलस जो कि फ्रैक्चर के साइड मतलब उसके अराउंड में ये जमा हो जाते हैं। द सेलस प्रोवाइड स्टेबिलिटी। हाँ, जो ये सेलस है वो बोन को स्टेबिलिटी और जो भी फ्रैक्चर ब्रोकन फ्रेगमेंट है बोन को उसे एक साथ कनेक्ट करता है। ग्रेजुअली द सॉफ्ट सेलस इज प्लेस्ड बाय हार्ड सेलस विच इज कंसिस्ट अ इमेच्योर बोन। हाँ, अब जो ये सॉफ्ट सेलस है यही धीरे धीरे हार्ड सेलस में कन्वर्ट हो जाता है और एक इमेच्योर बोन के फॉर्म में हो जाता है। अब जो लास्ट स्टेज है यानी फिफ्थ स्टेज वो है रिमॉडलिंग फेज। द रिमॉडलिंग फेज इज द इनिशियल फाइनल स्टेज ऑफ फ्रैक्चर हीलिंग एंड कैन लास्ट फॉर सेवरल मंथ और इवन ईयर्स। हाँ, जो रिमॉडलिंग फेज है ये बहुत टाइम तक लंबे टाइम तक चलता है। ये जो फ्रैक्चर है इसका फाइनल स्टेज है और ये कुछ महीनों से लेकर कुछ साल तक चलता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज द न्यूली form bone tissue undergo reconization and refinement. Osteoclast bone reabsorbing cell remove excessive bone material while osteoblasts continue to deposit new bone allying it along the line of mechanical stress. This remodeling process helps the bone regain to its shape and strength, making it more functional। हाँ, जो रिमॉडलिंग फेस है इसमें ये होता है कि ऑस्टियोक्लास्ट जो भी बोन में एक्स्ट्रा बोन मटेरियल होता है उसे डिपॉजिट करके नया बोन बनाता है जिससे कि जो भी मैकेनिकल स्ट्रेस पड़ रहा है अलाइनमेंट में वो कंट्रोल हो सके और जो ये रिमॉडलिंग प्रोसेस है ये बोन को ओरिजिनल शेप में और ओरिजिनल स्ट्रेंथ में लाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। हाँ, तो अभी तक हमने कवर किया जो भी हील के स्टेजेस थे उन्हें हमने कवर किया। अब देखते हैं कि हीलिंग ऑफ कैल्सेलियस बोन कैसे होता है, कैंसेलस बोन का हीलिंग कैसे होता है। द हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर कैंसेलस बोन फॉलो द डिफरेंट पैटर्न। द बोन इज यूनिफॉर्म spongy texture and has no medullary cavity so that there is a large area contact between the tuberculae। हाँ, जो कैंसेलियस बोन है ये डिफरेंट पैटर्न फॉलो करते हैं हील होने में।
इनमें जो भी स्पॉन्जी यूनिफॉर्म टेक्सचर है और इनमें कोई भी मेडुलरी कैविटी नहीं होती है। तो इनमें एक लार्ज एरिया होता है ट्यूबैल्को के बीच में कॉन्टेक्ट होने का। यूनियन कैन occur डायरेक्टली बिटवीन द बोनी ट्यूबल के सब्सिक्वेंट ऑफ हेमेटोमा एंड ग्रेनुलेशन फॉर्मेशन मैच्योर ऑस्टियोब्लास्ट ले डाउन ओवन बोन इन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स एंड द टू फ्रेगमेंट यूनिट। हाँ, तो अभी ना हमने बात किया कि हेमेटोमा और ग्रेनुलेशन स्टेज कैसे कैसे फॉलो होते हैं, उसके बाद से मैच्योर ऑस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे कि इंटरसेलुलर मैट्रिक्स और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एक साथ दोनों फ्रेगमेंट को यूनाइट करते हैं। हाँ, अब इसमें दो प्रोसेस फॉलो होते हैं, एक प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोसेस। प्राइमरी फ्रैक्चर में ये होता है कि हीलिंग अकर वेयर फ्रैक्चर हेमेटोमा हैज बीन डिस्टर्बेड। हाँ, जो प्राइमरी फ्रैक्चर प्रोसेस है ये वहाँ पे होता है जहाँ पे जो भी हेमेटोमा का प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। एज इन फ्रैक्चर ट्रीटेड ऑपरेटिवली द बोन हील्स डायरेक्टली विदाउट सेलस फॉर्मेशन। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि जो हील प्रोसेस होता है वो डायरेक्टली होता है विदाउट एनी सेलस फॉर्मेशन एंड देयरफॉर डिफिकल्ट टू इवेल्युएट यूनियन ऑन एक्सरे, और इसे हम लोग एक्सरे में इवेल्युएट करने में भी डिफिकल्ट होता है। अब आता है सेकेंडरी फ्रैक्चर। हीलिंग अकर इन फ्रैक्चर वेयर हेमेटोमा इज नॉट डिस्टर्ब। हाँ, अभी तो हमने पढ़ा जो स्टेज फॉलो किया वो सेकेंडरी फ्रैक्चर का प्रोसेस है। इसमें ये प्रोसेस वहाँ पे स्टेट हो जाए जहाँ पे हेमेटोमा इंटेक्ट होता है। एज इन केसेस ट्रीटेड नॉन ऑपरेटिवली, और ये नॉन ऑपरेटिव केसेस में ये वर्क करता है। देयर इज हीलिंग विद द सेलस फॉर्मेशन एंड कैन बी इवेल्युएटेड ऑन एक्सरे। हाँ, और ये इसमें सेलस फॉर्मेशन भी होता है और इसे हम लोग एक्सरे पे इवेल्युएट भी कर सकते हैं। इट ऑल्सो occur in fracture operated without disturbing the fracture hematoma as in fracture fixed with the relatives stability एग्जाम्पल में कम्युनिटेड फ्रैक्चर। अब क्या क्या वो फैक्टर्स हैं जो कि फ्रैक्चर हीलिंग को अफेक्ट करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है एज ऑफ द पेशेंट। हाँ, जाहिर सी बात है अगर जो पेशेंट है जीरिएटिक पेशेंट है तो उसमें जो हीलिंग का प्रोसेस होगा वो स्लोली होगा अकॉर्डिंग टू जो पेडियाट्रिक पेशेंट है, क्योंकि पेडियाट्रिक पेशेंट में जो भी हीलिंग का प्रोसेस है वो बहुत फास्ट होता है। तो एज सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। फ्रैक्चर यूनिट फास्टर इन चिल्ड्रेन। हाँ, यहाँ पे हमने देखा कि जो भी फ्रैक्चर का जो यूनिट होता है वो चिल्ड्रेन में तेज होता है। इन यंगर चिल्ड्रेन सेलस इज ऑफ्टन विजिबल ऑन एक्सरे इन अर्ली एज 2 वीक्स आफ्टर द फ्रैक्चर। हाँ, जो यंगर चिल्ड्रेन होते हैं इसमें जो सेलस होता है वो विजिबल होता है एक्सरे में, और ये करीब 2 सप्ताह के अंदर ये दिखने लगते हैं। ऑन एन एवरेज बोन इन चिल्ड्रेन यूनिट हाफ ऑफ द टाइम कंपेयर टू द एडल्ट। हाँ, जो चिल्ड्रेन हैं उनमें एडल्ट के कंपेरिजन में हाफ टाइम में ही हील हो जाते हैं। फेलियर ऑफ यूनियन इज ऑन कॉमन इन फ्रैक्चर ऑफ चिल्ड्रेन। जो सेकेंड फैक्टर है वो है टाइप ऑफ बोन। हाँ, अब फ्लैट एंड कैल्सिनियस बोन यूनिट फास्टर देन द ट्यूबुलर और कॉर्टिकल बोन। हाँ, जो फ्लैट बोन होते हैं या कैल्सिलियस बोन होते हैं वो बहुत तेज होते हैं अकॉर्डिंग टू ट्यूबुलर और कॉर्टिकल बोन, जिसमें कि इरेगुलर बोन आ जाते हैं, और इरेगुलर बोन जिसका जो शेप एंड साइज होता है वो इरेगुलर होता है। अब जो थर्ड जो फैक्टर है वो है पैटर्न ऑफ फ्रैक्चर। स्पाइरल फ्रैक्चर यूनाइट फास्टर देन ऑब्लिक फ्रैक्चर व्हिच इज टर्न यूनिट फास्टर देन ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। कम्युनिटेड फ्रैक्चर आर यूजुअली रिजल्ट ऑफ सीवियर ट्रॉमा व्हेन अकर ऑस्टियोपोरोटिक बोन एंड थस हील स्लोअर। हाँ, जो स्पाइरल फ्रैक्चर होता है, अगर स्पाइरल फ्रैक्चर के बारे में आप नहीं जानते हैं तो मैं ये बता दूं, जो स्पाइरल फ्रैक्चर में जो बोन होता है वो सर्कुलर में वो फ्रैक्चर होता है, बोन के चारों टाइप मतलब चारों साइड में वो फ्रैक्चर होता है स्पाइरल की तरह। जो कि जो बोन होता है जो बोन के जो भी फ्रेगमेंट होते हैं वो उसमें स्पाइरल में आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं, और ये जो हील होते हैं वो बहुत जल्दी हील होते हैं जो ऑब्लिक फ्रैक्चर हैं और जो ट्रांसफर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग में। और जो कम्युनिटेड फ्रैक्चर होते हैं जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे फ्रेगमेंट होते हैं वो
वो तो होता है एक सीवियर ट्रॉमा की वजह से, और ये काफ़ी हमें देखने को मिला है कि काफ़ी ये स्लो होते हैं हील। एंड immobilization, it is not necessary to immobilize all fracture, example of fracture of ribs, scapula and etc। हाँ, जो immobilization है ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है एक हीलिंग का। इसमें इसमें ये होता है कि इमोबिलाइजेशन करना, जिससे कि अगर मोबिलाइज कर होंगे, मूव होंगे, तो जो फ्रैक्चर का प्रोसेस होंगे वो डिस्टर्ब होंगे। और कुछ वैसे फ्रैक्चर हैं जहाँ पे इमोबिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि रिब्स और स्कैपुला, दे हील एनीवे। जो ये हैं ये कैसे भी हील हो ही जाते हैं। सम फ्रैक्चर नीड स्ट्रिक्ट इमोबिलाइजेशन, कुछ ऐसे भी फ्रैक्चर हैं जिनमें मतलब बहुत ज़्यादा इमोबिलाइजेशन की ज़रूरत होती है, जैसे फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द फीमर एंड मे स्टिल नॉट हील। हाँ, अब जो फीमर का जो नेक है वहाँ पे जो फ्रैक्चर होता है वहाँ पे इमोबिलाइजेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। अगर वहाँ पे इमोबिलाइज नहीं किए तो जो हील होगा वो जल्दी नहीं हो पाएगा। अब जो दूसरा फैक्टर आता है वो है ओपन फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर ऑफ्टन गो इनटू डिलीट यूनियन एंड नॉन यूनियन। हाँ, जो ओपन फ्रैक्चर होता है उसमें भी बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि और ये फ्रैक्चर को अफेक्ट करता है क्योंकि हमारे जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो किसी भी फॉरेन पार्टिकल को अपने अंदर नहीं लेता, और इसकी वजह है कि जो भी फ्रैक्चर ओपन फ्रैक्चर है वहाँ पे टाइम लग जाता है कि जो भी सब टिश्यू है उनको भी हील करना है, उसके बाद से बोन को भी हील करना है, तो वहाँ पे टाइम लगता है। एंड लास्ट जो आता है वो है कंप्रेशन एट फ्रैक्चर साइट। तो ये भी जरूरी है। अगर हाँ फ्रैक्चर साइट पे कंप्रेशन हो गया है नर्व में, वेसल्स में, तो यहाँ पे वो होगा कि जो ब्लड है वो सही से सप्लाई नहीं होंगे, जिससे कि जो भी आवश्यक नेसेसरी है न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन की सप्लाई, ऑक्सीजन इत्यादि की सप्लाई, वो सही से वहाँ पे सप्लाई नहीं हो पाएंगे, जिससे कि बोन हीलिंग नहीं हो पाएंगे। हाँ, compression enhance the rate of unions in calcaneous bone, in cortical bone compression at the fracture site enhance rigidity and fixation and possibly result in primary bone healing। हाँ, अब यहाँ पे अगर फ्रैक्चर साइट पे कंप्रेशन हो गया तो ये फिक्सेशन रिजिडिटी को एनहेंस कर देंगे। ठीक है, दैट्स ऑल। और आपने क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर नहीं देखा तो आप इस चैनल को में वीडियो को ओपन करके उसे भी देख सकते हैं। थैंक यू।